नमस्कार। मैं डॉक्टर के वी भोसले, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज रामानगर बुडली, विभाग 3 प्रश्न पत्र क्रमांक 8 के अंतर्गत इकाई 2 में काव्य के जो प्रकार है उसका अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं या करने वाले हैं। यहाँ इसके पहले आपने काव्य के जो सारे प्रकार हैं उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देख लिया है। उसके पश्चात नाटक के बारे में भी आपने विचार प्राप्त किया है, विचार ग्रहण किया है। उसके पश्चात दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाली दूसरी विधा एकांकी है। अभी इसके पहले कह दिया कि नाटक बड़ी विधा है और एकांकी उसकी तुलना में छोटी है, संक्षिप्त है। एकांकी में किसी व्यक्ति के जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटना को इसमें लिया जाता है अथवा एकांकी का यह एक अंक में समाप्त होने वाली विधा है। एकांकी को अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले कहा जाता है। एकांकी रंगमंच पर प्रस्तुत की जाती है और रंगमंच पर प्रस्तुत की जाने वाली विधा होने के कारण दर्शकों का, समाज का वह मनोरंजन करती है। उसमें आपको बता दिया कि एकांकी में व्यक्ति के जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना को लिया जाता है अथवा व्यक्ति के जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण प्रसंग को लिया जाता है। यहाँ मानव जीवन के घटित घटनाओं में या मानव जीवन में घटित घटनाओं में एकाध इस प्रकार का प्रसंग होता है कि उसमें मानव जीवन में संघर्ष आता रहता है। संघर्ष किए बिना मानव का विकास भी नहीं है। संघर्ष मानव जीवन के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, जिसमें उनका विकास है। इसलिए एकांकी का जो प्राण है वह एकांकी का प्राण संघर्ष माना है। एकांकी के माध्यम से अथवा एकांकी के अंतर्गत क्रियाशीलता और गतिशीलता, ये दो बातें, दो विशेषताएं उसके अंतर्गत होती रहती है। तो क्रियाशीलता और गतिशीलता एकांकी के कारण किसी व्यक्ति के जीवन में आती है, उसका विकास होता है। एकांकी रंगमंच पर प्रस्तुत करते समय संकलन त्रय का पालन करना पड़ता है, देश काल वातावरण का पालन करना पड़ता है। इसके अंतर्गत अगर ऐतिहासिक एकांकी है तो इतिहास के वातावरण का उसमें प्रयोग करना पड़ता है। उस समय का स्थान, उस समय की जो घटना है वह औचित्य अथवा प्रासंगिक है या नहीं, इसका अंदाज उसमें लेना पड़ता है अथवा यह वातावरण जो है वो उसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जिस प्रकार नाटक के 7 तत्व पाश्चात्य विद्वानों ने माने हैं, उसी प्रकार खंड काव्य के 7 तत्व स्वीकार किए हैं। कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली और अभिनय ने जो नाटक के 7 तत्व है
वही सात तत्व खंड काव्य में होने की अपेक्षा है अथवा होते ही रहते हैं। उसके सिवा एकांकी रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं की जा सकती। दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाला तीसरा जो भेद है वह गीति नाट्य है। काव्य का प्रकार गीति नाट्य है। गीति नाट्य या रंगमंच पर गीतों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अंग्रेजी में इसे पोएटिक कहा जाता है अथवा पोएटिक ड्रामा भी कहा जाता है। गीतों का नाटक अथवा गीतों का ड्रामा जो है वो रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि एकांकिका जो प्राण है, एकांकिका गीतिक नाट्य के अंतर्गत यह प्राण तत्व माना जाता है, गीतों का प्राण तत्व है। भावना अथवा मन का जो संघर्ष है और माध्यम जो है वो कविता मानी जाती है। यहाँ गीति नाट्य का प्राण तत्व भावना को स्वीकार किया है और मन का जो संघर्ष है और उसका जो माध्यम है वह कविता मानी गई है। इस प्रकार गीतों को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। गीति नाट्य की जो विशेषता है अथवा गीति नाट्य के अंतर्गत तुकांत, अतुकांत और मुक्त छंदों का प्रयोग किया जाता है। यानी गीति नाट्य अथवा गीति काव्य जो लिखे जाते हैं उसमें तुकांत, अतुकांत और मुक्त छंदों का प्रयोग किया जाता है। गीतों का प्रत्येक जो पंक्ति है अथवा जो एक गीत है वह मुक्त छंद में लिखा जाता है। गीति काव्य के अथवा गीति नाट्य की जो विशेषता है उसमें वैयक्तिकता महत्वपूर्ण मानी जाती है, भावातिरेकता है, चित्रोपमता है, नाटकीयता है और अंतिम अभिनय है। यहाँ जो 5 विशेषताएं हैं वो 5 विशेषताएं गीति नाट्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। दृश्य काव्य के अंतर्गत आने वाली 3 विधाएं हैं, नाटक, एकांकी और गीति नाट्य। काव्य या साहित्य का जो दूसरा प्रकार है श्रव्य काव्य। इसके पहले कह दिया श्रव्य का मतलब है सुनना। नहीं, जिस काव्य का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। ऐसे जिसे सुनकर या पढ़कर लोगों का मनोरंजन होता है अथवा लोग आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। एक गद्य, दूसरा पद्य और तीसरा चंपू काव्य। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आने वाला पहला जो प्रकार है, पहला भेद जो है वो गद्य काव्य है। नहीं, गद्य काव्य गद्य का विकास आधुनिक काल में माना जाता है, आधुनिक युग में माना जाता है। अर्थात अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अथवा शिव कुमार शर्मा जी ने जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 कालों में साहित्य का विभाजन, इतिहास का विभाजन किया है और इनमें आधुनिक काल 1900 के पश्चात गद्य साहित्य का विकास माना जाता है। उसके पहले भी साहित्य लिखा गया है या साहित्य है या साहित्य था, वो पद्य में लिखा गया है। तो गद्य का विकास जो है आधुनिक काल में है और इस प्रकार आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से ही पहचाना जाता है। इस प्रकार गद्य के अंतर्गत आने वाले जो विधा है अथवा गद्य के जो प्रकार किए हैं उसमें पहला जो प्रकार है उपन्यास है। उपन्यास इस शब्द का निर्माण ही उप प्लस न्यास से माना जाता है। उप प्लस न्यास
अर्थात उपन्यास, उप का अर्थ निकट और न्यास का अर्थ रखा हुआ, तो जो पास रखा हुआ है, जो नजदीक रखा हुआ है, उसे उपन्यास कहा जाता है। साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं, उन सभी विधाओं में उपन्यास यह लोकप्रिय विधा है, आकर्षक विधा है, सजीव विधा मानी जाती है। यहाँ आकर्षक, लोकप्रिय और सजीव विधा के रूप में उपन्यास का नाम लिया जाता है। और जिस समय उपन्यास का नाम लिया जाता है तो सम्राट उपन्यासकार प्रेमचंद का नाम लिए बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने, सम्राट उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास की परिभाषा बनाई है, उन्होंने कह दिया है कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र मानता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल उद्देश्य माना गया है। यहाँ प्रेमचंद जी ने जो परिभाषा उपन्यास की बनाई है, तो 3 पंक्तियों में उन्होंने कह दिया है कि उपन्यास बड़ा होता है, उपन्यास में किसी व्यक्ति के जीवन में घटित संपूर्ण घटनाओं को उसमें लिया जाता है और उस घटनाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र पर प्रकाश डालने का काम किया जाता है, अथवा किसी व्यक्ति के जीवन में जो अलग अलग प्रसंग अथवा अलग अलग घटनाएं घटित होती है, उन प्रसंगों का चित्रण इसके अंतर्गत होता रहता है। और इसलिए यहाँ मानव का संपूर्ण जो चरित्र है, मानव का संपूर्ण चरित्र इसमें, इस उपन्यास के अंतर्गत देखा जाता है। उपन्यास के कई तत्व है, 7 तत्व है, और 7 तत्वों में कथा वस्तु का जो महत्व है, वह कथा वस्तु का महत्व अधिक है, यानी कथानक महत्वपूर्ण है, कथा वस्तु को महत्व दिया गया है। जो उपन्यास के 7 तत्व है, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और शीर्षक, ये 7 तत्व है। उसके पश्चात श्रव्य काव्य के अंतर्गत आने वाली अथवा गद्य के अंतर्गत आने वाली दूसरा जो प्रकार है वह कहानी है। तो कहानी का विकास भी आधुनिक काल में माना जाता है। जैसे पहले कह दिया कि गद्य का विकास आधुनिक काल में हो चुका है। उपन्यास में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, तो कहानी में किसी व्यक्ति के जीवन में घटित किसी एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है। और कहानी का जो विकास है, वो कहानी का विकास भी धीरे धीरे भाषा के साथ माना जाता है। यहाँ जो कहानी का जो निर्माण भी 6 तत्वों के माध्यम से होता रहता है। कहानी के स्वरूप के बारे में अगर आप देखते हैं, उनके वर्ण विषय के बारे में अगर देखते हैं, तो कहानी किसी भी एक प्रकार की नहीं हो सकती। अगर कहानीकारों के बारे में देखा है, किसी की कहानी सामाजिक है, किसी की कहानी मनोवैज्ञानिक है, किसी की आंचलिक है, अलग अलग परिवेश को, अलग अलग समस्याओं को लेकर, अलग अलग विषयों को आधार बनाकर कहानी का निर्माण करता रहता है। और इस प्रकार कहानी में किसी व्यक्ति के जीवन में घटित एक घटना को लेकर कहानी लिखी जाती है, तो उस कहानी के लिए जो पर्याय है वह गल्प, कथा, आख्यायिका आदि नाम दिए गए। यानी पर्यायी जो नाम है वो इस प्रकार माने गए हैं। कहानी के गुणों के बारे में अगर चर्चा की, तो कहानी के जो गुण हैं
कहानी में कल्पना होती है, नाटकीयता होती है, सरलता होती है, स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता, स्पष्टता और प्रभावकारिता, ये जो गुण है वो उसके अंतर्गत विद्यमान रहते हैं। उसके पश्चात गद्य का जो प्रकार है निबंध, तो निबंध के अंतर्गत यहाँ कहा जाता है ने गद्य की सर्वोत्कृष्ट विधा यह निबंध है। निबंध का अर्थ जो है बांधना, निबंध का अर्थ बंध, निबंध उसका अर्थ बांधना है। उसमें निबंधकार के भाव एवं विचार को महत्व दिया जाता है। निबंधकार के भाव एवं विचार को जिस समय महत्व दिया जाता है तो उसे अंग्रेजी में एस्से कहा जाता है। और यहाँ आधुनिक निबंध के जो जन्मदाता मौतेय माने जाते हैं। यहाँ निबंध सभी विधाओं में कठिन विधा मानी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निबंध लिखना पड़ता है, 5वीं से लेकर 12वीं तक देख लीजिए। निबंध लिखते समय उस पाठक की कसौटी होती है, क्योंकि उसमें अपने विचार के अनुसार उस विषय के बारे में लिखना पड़ता है। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध के बारे में कह दिया है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य कवियों की कसौटी यानी गद्य लिखना कवियों के लिए एक कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी मानी गई है। तो इस प्रकार निबंध के जो प्रमुख तत्व हैं वर्ण विषय, व्यक्तित्व, भाषा शैली और उद्देश्य, निबंध के ये 4 तत्व हैं। और इस प्रकार निबंध लिखा जाता है अथवा निबंध में इस प्रकार का वर्णन होता है, यह कहा जाता है। उसके पश्चात रेखा चित्र। रेखा चित्र भी आधुनिक काल की उपज है, आधुनिक युग की में निर्माण भी विधा है। इसमें रेखा चित्र शब्द जो है, जो निर्माण हुआ है, अंग्रेजी के स्केच का समानार्थक है। यहाँ अंग्रेजी के जो स्केच शब्द है उससे रेखा चित्र शब्द बना हुआ है। कह दिया है जो स्थान कला के क्षेत्र में चित्रकला का चित्रकार का होता है, चित्रकला के क्षेत्र में चित्रकार का जो स्थान है वही स्थान साहित्य जगत में रेखा चित्र तथा रेखा चित्र लिखने के लिए रेखा चित्र का है। चित्रकला में रेखा को महत्व दिया जाता है, उसके रूप और रंग को महत्व दिया जाता है, परंतु रेखा चित्र में मात्र यहाँ रंगों का प्रयोग नहीं होता। यहाँ रेखा चित्र में रेखाओं द्वारा मानव के मनोगत भावों का चित्र सामने रखा जाता है। रेखा चित्र का जो उद्देश्य है मानव समाज में प्रेम निर्माण करना, साथ ही साथ संवेदना को, मानव जीवन की संवेदना को अथवा मानव हृदय की संवेदना को सचेत करना, यह रेखा चित्र का उद्देश्य है। रेखा चित्र की विशेषता के बारे में अगर देखते हैं, यथार्थ की विश्वसनीयता और विषय की अनुभूत वास्तविकता, यह विशेषता मानी है। यानी यथार्थ और जो वास्तव है वह वास्तव ही इसके अंतर्गत व्यक्त होता है, रेखा चित्र में अन्य नहीं। महादेव वर्मा ने जो रेखा चित्र लिखे हैं तो उसमें अपने जीवन की जो घटना है अथवा जीवन में चित्रित जो अनुभव है अथवा जीवन में उन्होंने जो अनुभव लिया है उसे इसके अंतर्गत व्यक्त किया है। उसके पश्चात संस्मरण है। संस्मरण भी यह आधुनिक काल की विधा है, वह नूतन है, नवीन है और आकर्षक विधा मानी जाती है। संस्मरण का जो अर्थ है किसी व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण रमणीय घटनाओं का उल्लेख करना है। संस्मरण
जो शब्द है अंग्रेजी शब्द मेमोरीज से बना हुआ है। जीवनी का ललित तथा लघु रूप संस्मरण माना जाता है। संस्मरण का मूलाधार स्मृति है। संस्मरण एक विशिष्ट घटना होती है। संस्मरण का जो प्रचलन है वह पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से हिंदी में आया हुआ है और इस संस्मरण का अधिक आत्मनिष्ठ होता है। आत्मनिष्ठ होकर जिन दृश्यों और घटनाओं का चित्रण करता है अथवा व्यक्तियों से प्रभावित होता है उसे संस्मरण का विषय बनाया जाता है। तो इस प्रकार इन विधाओं के बारे में यहाँ पर देखते हैं। धन्यवाद।